हेलो फ्रेंड्स। तो मैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं विवेक रंजन लाइस्मिथ पावर्ड बाय चाणक्य क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूं। और हम सभी पिछले वीडियोज के तरफ इस वीडियो में भी आपके क्लास 10th के चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। आई थिंक ये वाला जो वीडियो लेक्चर होगा बाबू, ये आपको इस चैप्टर का आखिरी वीडियो लेक्चर होगा, जिसके अंदर में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग सोयल एज रिसोर्स, जो इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट है, लास्ट कंपोनेंट है, उसी को आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, इस उम्मीद में कि आपको मेरा एक्सप्रेशन, मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आएगा। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आपके चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा सोयल एज रिसोर्स। स्टार्ट करते हैं। ओके तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, सोयल को डिफाइन करेंगे कि सोयल किस तरह का रिसोर्स है और यह हमारे डेली लाइफ में किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। बिना देर किए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि सोयल होता क्या है। देखो, मैंने आप लोग को चैप्टर के शुरू में ही बताया था कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे नेचर में मौजूद हो और हमारे किसी ना किसी तरह से, ठीक, किसी न किसी रूप में हमारे काम आ जाए, वैसी वस्तु हमारे लिए रिसोर्स होती है। यानी एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन आवर नेचर एंड सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स इज अ रिसोर्स। तो अगर हम इस पैरामीटर पे सोयल को रख के देखते हैं तो हम पाएंगे कि कोई भी एक्टिविटी, आप लैंड रिसोर्स के ऊपर में कोई भी एक्टिविटी करते हो, वो सारे के सारे सोयल पे ही किए जाते हैं, ठीक। और सोयल चूंकि हमारा नेचर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और हमारे अलग अलग एक्टिविटीज में ये हमारी मदद कर रहा है, दैट्स व्हाई इट विल बी एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। तो सोयल, इसीलिए यहां पे सोयल को रिसोर्स के रूप में टॉपिक बनाया गया है, सोयल एज रिसोर्स, ठीक। यानी इसको अगर आप डिफाइन करोगे तो कहोगे कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस विच सेटिस्फाइड द वेरियस एक्टिविटीज फॉर ह्यूमन नीड्स इज नोन एज सोयल रिसोर्स, इज नोन एज सोयल रिसोर्स। यानी हमारे अर्थ सरफेस का सबसे ऊपर वाला लेयर जो हमारे अलग अलग एक्टिविटीज में हमारी मदद करता है, उसको हम लोग सोयल रिसोर्स कहते हैं, ठीक। ये हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। मैंने क्या कहा, रीन्यूएबल रिसोर्स, है ना। आप लोग को पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि वैसे रिसोर्सेज जिनको एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा से हम लोग बना सकते हैं, दोबारा से अपने लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, वैसे रिसोर्सेज हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि सोयल जो है वो लगातार फॉर्म होते रहता है, इसका जो खत्म हो नहीं हो, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है, सोयल फॉर्मेशन, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये फॉर्मेशन इसका होते रहता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। क्योंकि ये हमारे नेचर में पाया जाता है, नेचुरल कंपोनेंट है, इसीलिए इसको हम लोग नेचुरल रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। ये हमारे अर्थ पे प्लांट ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट मीडियम का काम करता है और साथ ही साथ ये हमारे अर्थ पे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, आश्रय देने का काम करता है, शेल्टर देने का काम करता है, ठीक। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप पूरा मिला जुला के सोयल को डिफाइन करने की बात करोगे तो आप कहोगे कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स विच इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट द लाइफ ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। आपको यहां पे फोटो में भी सोयल का फोटो दिखाया गया है और देखिए कितना जबरदस्त एनिमेशन के जरिए आपको सोयल पे एक पौधे को पैदा होते हुए दिखाया गया है। यानी कहने का क्या मतलब है कि ये एक लिविंग कंपोनेंट को, ठीक है, यानी प्लांट ग्रोथ को ये दिखाया जा रहा है। यानी ये सोयल है जो हमारे लिए, ठीक है,
प्लांट ग्रोथ में मदद करता है। इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग कि जब सोइल फॉर्मेशन की बात आती है बाबू, तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ ऑफ सोइल, यानी मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर की डेप्थ के निर्माण में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। कहने का यह मतलब हुआ कि सोइल फॉर्मेशन जो है ये एक काफी स्लो प्रोसेस है। रिन्यूएबल है कि ये तुरंत से दोबारा प्रोड्यूस हमारे लिए हो जा रहा है, इसको बनाना आसान है इसलिए रिन्यूएबल है, लेकिन when we take the time period of soil formation, we will find that it takes millions of years to form up to few centimeter in the depth of a soil। ठीक, आई बात समझ में। अब बात आती है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए सोइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो आप देखोगे रिलीफ फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, वहां का पेरेंट रॉक मटेरियल, वहां का बेड रॉक या पेरेंट रॉक एक ही बात होती है बाबू, ठीक, वहां का क्लाइमेट, वहां का वेजिटेशन और वहां के लाइफ के अलग अलग फॉर्म्स, ये सारी चीजें जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। किस लिए? सोइल फॉर्मेशन में। यानी कहने का यह मतलब है कि आप किसी एक जगह के सोइल को अगर ऑब्जर्व करते हो और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हो कि वो किस तरह की मिट्टी है, तो इसके लिए आपको वहां का रिलीफ मैटर करेगा, वहां किस तरह का चट्टान हुआ करता था जिसके डिकम्पोजिशन के बाद, जिसके वेदरिंग के बाद उस मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये मैटर करेगा। वहां का जिस तरह का क्लाइमेट रहा होगा, जिस तरह का क्लाइमेट रहेगा उस तरह की मिट्टी का निर्माण वहां पे होगा। वहां किस तरह का वेजिटेशन है ये देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी एग्रीकल्चरल प्रोन इलाके में चले जाते हो जहां पे अच्छे अच्छे मतलब फसलों की खेती काफी इजीली अच्छे तरीके से अगर हो रही है, तो वहां की फसलों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ वहां पे एलुवियल सॉइल है। आप किसी ऐसे इलाके में जाते हो जहां पे केवल दूर दूर तक काजू का फसल दिखता है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि यस द एरिया इज हैविंग लेटेराइट सॉइल, बिकॉज काजू फसल की खेती हम लोग लेटेराइट सॉइल के अंदर में करते हैं। आप अगर ऐसे इलाके में जाते हैं जहां कॉटन का फसल दिखता है, आप कहोगे कि यहाँ की मिट्टी ब्लैक सॉइल है। तो आप बताइए कि क्या मिट्टी के निर्माण में, ठीक, मतलब मिट्टी कैसी है, उसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, क्या वहां का वेजिटेशन डिसाइड नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो कहने का यह मतलब है कि ये जितने भी फैक्टर्स का नाम मैंने आपको बताया, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोइल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सोइल फॉर्मेशन में जो है वो अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो काफी बड़ा इंपैक्ट पैदा करते हैं। ठीक, आई बात समझ में। अब देखेंगे कि कुछ नेचुरल फोर्सेज जो हैं वो भी सोइल फॉर्मेशन में काफी ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, अपना एक रोल प्ले करते हैं। वो कौन कौन से ये देखेंगे। जैसे टेम्परेचर का बदल जाना, टेम्परेचर बदल जाने से भी मिट्टी के फॉर्मेशन के क्राइटेरिया में चेंज आने लगता है। रनिंग वाटर के एक्शन के चलते पानी बह रहा है, ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते भी हो कि एलुवियल सोइल का निर्माण ही हुआ है नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से। अब नदियों में क्या होगा? पानी होगा। अब ये नदियों की पानी जो है वो पहाड़ी इलाकों से क्या करती है, वहां की मिट्टी को अपने साथ लाके प्लेन्स इलाके में डिपॉजिट कर देती हैं, तो प्लेन्स इलाके की मिट्टी एलुवियल सॉइल हो जाती है। तो कहने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर बदलने से भी मिट्टी का प्रकार फॉर्मेशन बदल जाता है। रनिंग वाटर के एक्शन से, हवा के चलते, आप देखिए ना भारत में जो थार डेजर्ट का निर्माण हुआ है, थार डेजर्ट, या फिर यूं कहिए कि दुनिया के जितने भी डेजर्ट्स का निर्माण हुआ है वो अपने अपने इलाकों में वेस्टर्न पार्ट में हुआ है। क्यों? वहां हवा का एक्शन मैटर करता है। हवाएं जब चलती हैं तो वो डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ लेके बहते चलती हैं और वेस्टर्न पार्ट में ले जाके डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं। ये करते 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 वहां की मिट्टी ही रेतीली हो जाती है, सैंडी हो जाती है, जिसके चलते वो इलाका धीरे धीरे करके डेजर्ट हो जाता है और वहां डेजर्ट सॉइल डेवलप हो जाता है। तो क्या आप बताइए, विंड जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है? बिल्कुल है। विंड, रनिंग वाटर, टेम्परेचर, ठीक है, और डिकम्पोजर्स की अलग अलग एक्टिविटीज। आप देखेंगे मिट्टी के अंदर में बहुत सारे डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं जो मिट्टी के सबसे ऊपरी लेयर ह्यूमस का निर्माण करते हैं।
जो कि फसल उगाने के लिए, किसी भी तरह के वेजिटेशन के प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कहोगे कि ये भी जितने फैक्टर्स हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, रनिंग वाटर हो, विंड और ग्लेशियर्स का एक्शन हो, ठीक है, डिकम्पोजर्स के एक्शंस हो, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। ठीक, आगे देखेंगे बहुत सारे केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस जो हैं वो भी मिट्टी के अंदर में होते हैं, और जिसके चलते मिट्टी का टेक्सचर, कलर या फिर अलग अलग क्राइटेरिया मिट्टी की बदल जाती हैं। ठीक, सोइल के अंदर में आपको ऑर्गेनिक मैटर भी पाया जाता है, जिसको हम लोग ह्यूमस के नाम से जानते हैं, और बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी पाए जाते हैं। ठीक, ह्यूमस भी पाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर के रूप में, और बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स मिट्टी के अंदर में होते हैं, जैसे पोटास, कैल्शियम, ठीक, नाइट्रोजन, ये सब चीजें मिट्टी के अंदर में पाई जाती हैं। एसिडिक कंटेंसी भी मिट्टी के अंदर में होती है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मिट्टी के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक, यहां देखिए आपको इंडिया के अंदर में, ठीक है, जो मिट्टी का स्टेटस है, जो मिट्टी का लोकेशन है भारत के अंदर में, वो आपको यहां पे दिखाया गया है। तो आप देखेंगे कि भारत के अंदर में, जैसा कि आप लोग बहुत बार ये बात सुने होंगे दोस्त, कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। भारत जो है वो डाइवर्सिटी कंट्री है। भारत के हर डिपार्टमेंट में, इंडिया के हर मामले में कोई भी क्राइटेरिया आप लेके देख लो, उस मामले में डाइवर्सिटी ना मिले तो मुझसे कहना दोस्त। ठीक, आप कास्ट ले लो, क्रीड ले लो, रिलीजन ले लो, रीजन ले लो, लैंग्वेज ले लो, इवन फिजिकल फीचर्स के आधार पे भी, तो मिट्टी भी एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल कंपोनेंट है, नेचुरल कंपोनेंट है। तो मिट्टी के आधार पे भी भारत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। एक तरह की मिट्टी पूरे भारत में नहीं है। भारत के अलग अलग हिस्सों में आपको अलग अलग तरह की मिट्टी देखने को मिलेगी। कई बार तो एक ही हिस्से में वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल मिल जाएंगे देखने को। तो कहने का यह मतलब है कि इंडिया के अंदर में बेसिकली 5 या 6 तरह की टोटल मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यहां मैं मैप की मदद से आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी मिट्टी किस इलाके में पाई जाती है। तो सबसे ऊपर आप यहां पे देख रहे होंगे फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सोइल। ठीक, तो ये कहां पाया जाएगा दोस्त? जहां भारत में जंगली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। जैसे ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, ठीक, ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है, तो ये वाला रीजन आपको दिख रहा है। तो ये सारे के सारे रीजन में, ठीक है, यहां पे भी आपको ये दिख जाएगा, यहां पे भी आपको ये दिख जाएगा, है ना। तो यहां देखिए आपको एक पॉलिटिकल मैप भी दे दिया गया है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होने वाला है ये लोकेशन ऑफ सोइल इन इंडिया समझने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे राज्य हैं। उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका और अरुणाचल प्रदेश और असम का कुछ इलाका। ठीक, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, और यहां मिलेगा आपको राजस्थान का भी कुछ इलाका, जो अरावली रेंज के बगल वाला इलाका है। इतने इलाकों में आपको माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेंगे। यानी इन तरह के मिट्टी की अगर हम बात करें तो किस किस इलाके में, किस किस राज्य में, बाबू राज्य का नाम याद रखिए, और पॉलिटिकल मैप में कौन सा राज्य कहां है इसका लोकेशन आप फाइंड कर लीजिए। आपको मैप से रिलेटेड जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको करना क्या है? 2 काम करना है। एक तो जिस चीज का लोकेशन आपको इंडिया के मैप में पूछा जा रहा है वो याद रखिए। इफ अगर हम लोग बात कर रहे हैं माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल का, तो बस आपको ये याद रखना है कि किन किन राज्यों में पाया जाता है। और दूसरा काम आपने क्या करना है कि भारत के पॉलिटिकल मैप पे उन राज्यों का लोकेशन आपको याद रखना। हम लोग एक वीडियो प्रॉपर इसके लिए बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर में आपको ये मैं बात सिखाऊंगा अच्छे से कि भारत के राज्यों का लोकेशन याद करना कितना आसान है। ठीक है, और कौन से राज्य कहां है ये पता करना कितना आसान है, कितनी आसानी से आप सीख लोगे और कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। आपको बंद आंखों से भी पूछा जाए कि हाँ इंडिया के मैप पे बताओ कौन सा राज्य कहां है, आप तक से बताओगे, तुरंत बताओगे। इसका एक स्पेशल वीडियो इसी पे बनाया जाएगा, ठीक, मैप से रिलेटेड। अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करें फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल का, तो आप देख सकते हो मैप में जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको, यानी जितने पहाड़ी राज्य हैं भारत के, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक,
ओके उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में, फिर मध्य प्रदेश के कुछ इलाके में, ठीक है ना, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आप जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश ईटीसी। इन सभी राज्यों के नाम आप याद रखिए, लोकेशन याद रखिए, आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल का लोकेशन क्लियर है। ठीक, अगला बात करते हैं एलुवियल सॉइल। देखो बाबू, एलुवियल सॉइल के बारे में और डिटेल से हम लोग नीचे के स्लाइड में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसके लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो जहां जहां आप देखोगे, ठीक है, जहां जहां आप देखोगे कि नदियों ने डिपोजिशन का काम किया है भारत में, वहां वहां आपको एलुवियल सॉइल का निर्माण हुआ है। इस मैप पे आप देखिए, ये भारत का नॉर्दर्न प्लेन वाला इलाका हो गया, ठीक है, भारत का ये नॉर्दर्न प्लेन वाला इलाका हो गया, ये कंप्लीट एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। यानी नॉर्दर्न प्लेन का कोई भी राज्य, आप पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, दिल्ली ले लो, यूपी ले लो, बिहार ले लो, बंगाल ले लो, ठीक, फिर थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में भी चलते हैं तो असम ले लीजिए, अरुणाचल ले लीजिए, इन सब इलाकों में भी आपको एलुवियल सॉइल मिलता है। ठीक, फिर उसके अलावा एलुवियल सॉइल का कुछ हिस्सा आपको कोस्टल प्लेन्स में भी मिलते हैं, जैसे यहां तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा का इलाका हो गया, ठीक है, तो इन सब राज्यों में भी। इधर आप आइएगा, इस नैरो चैनल के जरिए गुजरात में भी आपको एलुवियल सॉइल का कुछ इलाके का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से ये एलुवियल सॉइल का लोकेशन हो गया। फिर आप देखोगे रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, तो रेड एंड येलो सॉइल आप देख सकते हैं यहां पे, ये वाला इलाका यानी मध्य प्रदेश का इलाका है, ठीक, झारखंड का थोड़ा बहुत इलाका मिलेगा आपको, यहां इस मैप पे समझिए, आसान होगा समझने के लिए, ठीक, यानी छत्तीसगढ़ का इलाका, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा इलाका, झारखंड, उड़ीसा, इन सब राज्यों में आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेड सॉइल आपको आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा, कर्नाटका में भी मिलेगा, तमिलनाडु में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में भी मिलेगा, इतने राज्यों में आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलेंगे। ठीक, आई बस समझ में। अब आप बात करते हैं अगर ब्लैक सॉइल की, तो देखिए ब्लैक सॉइल जो है वो आपको बेसिकली भारत के सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू वाले इलाके में पाया जाता है, ठीक, और साथ ही साथ गुजरात में भी पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहां देखिए मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कर्नाटका का कुछ इलाका हो गया, तेलंगाना का कुछ इलाका हो गया और गुजरात हो गया। इन सभी राज्यों में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। ये वाला रीजन जो है वो ब्लैक सॉइल का रीजन है, कोई दिक्कत। आगे हम अगर बात करते हैं लेटेराइट सॉइल की, तो ये देखिए लेटेराइट सॉइल आपको यहां भारत के वेस्टर्न घाट वाले इलाके में, किन्ने बबुआ, वेस्टर्न घाट वाले इलाके में, बेसिकली महाराष्ट्र, गोवा और आपको केरल, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा और केरल वाले इलाके में मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आप लेटेराइट सॉइल की अगर बात करिए तो थोड़ा सा लेटेराइट सॉइल यहां तमिलनाडु में भी है, थोड़ा सा लेटेराइट सॉइल यहां पे आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, और उसके बाद भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में भी ये आपको मेघालय का पार्ट है, ठीक, यहां पे आपको मिलेगा, है ना। तो ये आपको पोर्शन जो दिखा रहा है मैप पे, है ना, यहां पे आप इस मैप पे भी इसको समझ सकते हैं। लेटेराइट सॉइल वाला इलाका, ये वाला जितना पिंकिश कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको लेटेराइट सॉइल वाला, जो लाइट पिंक वाला दिख रहा है वो लेटेराइट सॉइल वाला इलाका है। ठीक, अगला है आपको अरीड सॉइल। तो अरीड सॉइल जनरली भारत के बस एक ही मेजर पार्ट में पाया जाता है, वो है राजस्थान का थार डेजर्ट। हमारी बात समझ में। अरीड का मतलब ही होता है कि एक ऐसा इलाका जहां बहुत कम बारिश होती हो, यानी कंप्लीट डेजर्ट वाला इलाका। तो जो डेजर्ट वाला इलाका होगा वहीं पे अरीड सॉइल पाया जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में कौन सी मिट्टी भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। एक बार में यहां देखने से क्लियर नहीं होगा दोस्त, इसको आपको क्या करना है, 2-3 बार अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हो, ठीक, और बाद में जब कभी आप पढ़ने बैठो तो आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप बगल में दिए हुए हैं, ठीक, वहां पे आप अलग अलग मिट्टी का लोकेशन देख के अच्छे से समझ सकते हो कि भारत में कौन सी मिट्टी का विस्तार किस इलाके में है। ठीक, दोनों तरह के मैप दिए हुए हैं। एक देखिए कंप्लीट मिट्टी को दिखाता हुआ मैप दिया गया है, और साथ ही साथ बगल में मैंने वो मैप लगाया है कि आप वहां पे राज्यों के नाम भी देख सकते हैं इजीली कि किस राज्य में कौन सी मिट्टी है। आई बात समझ। चलिए किसी एक दिन के कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत का पॉलिटिकल मैप ही पढ़ेंगे कि भारत के किस राज्य का लोकेशन कहां है, और उसको याद रखना
किस तरह से आसान है, वो बात मैं आप लोग को एक दिन बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल की। मैंने अभी आपको जो पीछे मैप वाले स्लाइड में दिखाया कि भारत में कौन सी मिट्टी किस इलाके में है। अब भारत में कितनी किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, किस तरह के सोइल पाए जाते हैं, उसकी बात हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल में। ठीक, आज के वीडियो में अभी तक हमने फॉर्मेशन ऑफ सोइल पढ़ा था और अब फॉर्मेशन के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली भारत में 6 तरह की मिट्टी पाई जाती है। ठीक, वो हम लोग क्लासिफिकेशन के अंदर में देखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखिए, सोयल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मिट्टी जो है भारत की, ठीक है, उसको अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। जैसे कि किस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एलुवियल सॉइल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेशन कैसा है, फॉर्मेशन के आधार पर हम एलुवियल सॉइल देखते हैं। कलर के आधार पर आप देखते हो ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक, उसके बाद थिकनेस, किस मिट्टी के पार्टिकल का थिकनेस कैसा है, वो सैंडिस टेक्सचर का है, ठीक है, कि वो उसका जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा मोटा है कि बहुत ज्यादा महीन पार्टिकल्स हैं उसके अंदर। इस आधार पर भी मिट्टी का क्लासिफिकेशन हुआ है। टेक्सचर के आधार पर, टेक्सचर भी थिकनेस जैसा ही लिटिल बिट सिमिलर टर्म है, यानी वो मिट्टी का टेक्सचर कैसा, हार्ड है कि सॉफ्ट है कि नहीं, इस आधार पर भी मिट्टी का क्लासिफिकेशन हुआ है। फिर उसके अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मिट्टी जो है वो अलग अलग टाइप्स में भारत के अंदर में बांटी गई है। तो बेसिकली आपको भारत के अंदर में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें यही 6 तरह की मिट्टी हमें देखने को मिलेगी। पहला मिलेगा एलुवियल सॉइल, दूसरा मिलेगा ब्लैक सॉइल, तीसरा रेड एंड येलो सॉइल, चौथा बाबू लेटेराइट सॉइल मिलेगा, पांचवा अरिड सॉइल और फिर फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग बारी बारी से हर एक सोइल के बारे में बात करेंगे। ठीक, देखिए यहां आपको एक पिक्चर डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है वीडियो के रूप में। ये एक भारत की मिट्टी को दिखा रहा है, ये एलुवियल सोइल को दिखा रहा है। ठीक, अब देखिए एलुवियल सोइल का निर्माण कैसे हुआ है ये हम आपको समझाते हैं। पहले देखो, एलुवियल सॉइल का निर्माण जो है वो बेसिकली भारत के माउंटेनियस रिवर्स के डिकम्पोजिशन के चलते हुआ है। यानी हिमालयन माउंटेन से जो नदियां निकलती हैं वो अपने साथ वहां के इरोड पार्टिकल्स को लेके आती हैं और हमारे रीजन में लाके इनको क्या कर देती हैं, डिकम्पोज कर देती हैं, जिसके चलते हमारे पार्ट में यानी नॉर्दर्न प्लेन्स वाले इलाके में, ठीक है, आप देखेंगे एलुवियल सॉइल का निर्माण हुआ है। एलुवियल जो है वो एलुवियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बाबू? एलुवियम से। तो एलुवियम का मतलब क्या होता है? एलुवियम के अंदर में 3 चीजें पाई जाती हैं। ठीक, सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले, यानी जिस मिट्टी के अंदर में ये सैंड, सिल्ट और क्ले की मात्रा पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल कहलाता है। आप किसी नदी के किनारे वाले इलाके में जाना, वहां की मिट्टी को थोड़ा सा खोदना है ना, और उसमें से थोड़ा नीचे ले जाकर के नीचे से मिट्टी निकालना, आप ये तीनों चीज इजीली देख सकते हो। उसमें कुछ सैंड जैसा पार्टिकल देखने को मिलेगा, फिर उसके नीचे सिल्ट टाइप का मिट्टी का स्ट्रक्चर, मिट्टी का पार्टिकल मिलेगा, और सबसे नीचे जो थोड़ा ब्लैकिश कलर का पार्टिकल मिलेगा वही चिपचिपा टाइप का, उसी को हम लोग क्ले कहते हैं। इसी मिट्टी का इस्तेमाल कुम्हार लोग अपने लिए अलग अलग बर्तन बनाने में करते हैं, यानी वैसी मिट्टी जिसके अंदर क्ले की मात्रा ज्यादा होती है। तो क्ले, सिल्ट और सैंड तीनों जो है इनको मिला के एलुवियम कहते हैं, और एलुवियम के चलते बनी हुई मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहते हैं। कोई दिक्कत? या आप वीडियो में भी देख सकते हैं। अब देखिए एलुवियल सॉइल को हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पहले सारे मिट्टी का फिगर हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन सी मिट्टी किस तरह की दिखती है। देखिए ये आपको एलुवियल सॉइल का फिगर यहां पे दिखाया गया है।
देखिए इस कलर से ही आप इसको पहचान सकते हैं और इसके टेक्सचर से ही इसको आप पहचान सकते हैं कि ये जो है वो डिपोजिटेड पार्टिकल के चलते इसका निर्माण हुआ है। डिपोजिटेड पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर क्या, सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों मौजूद होते हैं। ये होता है हमारा एलुवियल सॉइल। ठीक, अगला आपको दिखेगा ब्लैक सॉइल, यानी जिसका कलर ब्लैक हो। देखो ब्लैक सॉइल का 3 गो नाम है बाबू, ब्लैक, रेगर सॉइल और कॉटन सॉइल। इसके कलर के चलते इसका नाम पड़ गया ब्लैक सॉइल। ठीक है, चूंकि इसका निर्माण वैसे इलाके में हुआ है जहां पहले इग्नियस रॉक हुआ करते थे, उनके डिकम्पोजिशन के बाद धीरे धीरे करके ये मिट्टी के रूप में बने तो ब्लैक कलर के डेवलप हुए। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रेगर भी पड़ गया। इसका 3 गो नाम है, ब्लैक, रेगर सॉइल और तीसरा नाम है इसका कॉटन सॉइल। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी के अंदर में कई बार सीबीएसई क्वेश्चन भी पूछती है कि कॉटन सॉइल इज नोन एज, उसमें नाम रहेगा, ऑप्शन में रहेगा एलुवियल, लेटेराइट, ठीक, ब्लैक और नन ऑफ द अबव, तो ब्लैक हो जाएगा आंसर। यानी ब्लैक सॉइल को ही तीनों नामों से जानते हैं, ब्लैक, रेगर और कॉटन। चूंकि ये कॉटन सॉइल, कॉटन के फसल को उगाने के लिए जितना फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए वो सारा फेवरेबल कंडीशन ये मिट्टी हमें देती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉटन सॉइल आल्सो। ठीक, आई बात समझ में। अगला देखेंगे हम लोग, यहां देखिए रेड एंड येलो सॉइल का पिक्चर, या पिक्चर कलर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं देख करके कि ये रेड सॉइल है। ठीक, अगला देखिए, ये आपको लेटेराइट सॉइल का पिक्चर दिखाया गया है। कौन सा सॉइल है बाबू? ये लेटेराइट सॉइल। देखिए लेटेराइट सॉइल जो है ना वो लेटर शब्द से बना हुआ है, और लेटर शब्द का इंग्लिश मीनिंग होता है बबुआ ब्रीक। क्या होता है? ब्रीक। ब्रीक माने ईंटा, यानी जिस मिट्टी का टेक्सचर बहुत ही हार्ड हो, एकदम ईंटे के जैसा जिसका टेक्सचर हो, उस मिट्टी को हम लोग लेटेराइट सॉइल कहते हैं। तो यहां लेटेराइट सॉइल का फिगर आपको दिखाया गया है, आगे देखेंगे। ठीक, लेटेराइट सॉइल का ये पिक्चर था, देखिए ये ईंटे के कलर के जैसा ये दिख रहा है, और उसके बाद यहां पे आपको अरिड सॉइल दिखाया गया है। ठीक, यानी रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाने वाली मिट्टी, ये जो है वो अरिड सॉइल है। ठीक, यहां देखिए जंगली इलाकों में जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। अब देखो, तो अब बारी बारी से हम लोग सारे सॉइल्स को पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला है आपको अलुवियल सॉइल। पहला क्या है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो भारत के अंदर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिट्टी है, और साथ ही साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी है। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल जो है, ठीक है, वो भारत के सबसे ज्यादा इलाकों में पाया जाता है। ठीक, और उन इलाकों में पाया जाता है जहां पे एग्रीकल्चर काफी अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे फर्टाइल सॉइल है, इसके अंदर एग्रीकल्चर के जितने भी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए वो इजीली मौजूद है। इसीलिए, और हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत में जो है ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, तो एग्रीकल्चर करने का सबसे बेस्ट साधन ये देती है, इसीलिए ये मिट्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो एलुवियल सॉइल के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक, ये भारत के नॉर्दर्न प्लेन में बेसिकली 3 गो हिमालयन रिवर के डिपोजिशन के चलते इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियां आती हैं। यानी ये तीनों की तीनों नदियां जो है वो हिमालयन रिवर है, यानी हिमालय के पहाड़ से निकलने वाली ये नदियां हैं। तो जब पहाड़ी इलाकों से ये नदियां निकलती हैं तो ये अपने साथ वहां पे इरोजन करती हैं, और उस इरोड पार्टिकल को अपने साथ ये लेके आती हैं, और ला करके नॉर्दर्न प्लेन में जब इनका स्लोप खत्म हो जाता है तो वहां डिपोजिट करते जाते हैं, और इसी डिपोजिशन के चलते इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ओके, आगे देखेंगे, ये भारत के ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी ये पाए जाते हैं, जहां आपको महानदी, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा वाले पार्ट होते हैं। ठीक, यानी कहने का यह मतलब है कि इस मिट्टी के बारे में आपको एक गो बात याद रखना है दोस्त, कि जहां जहां डिपोजिशन होगा, यानी जहां जहां नदियां मिट्टी को डिपोजिट करेंगी, वहां वहां आपको एलुवियल सॉइल बनेगा।
अब नॉर्दर्न प्लेन में पहाड़ी नदियां डिपोजिशन कर रही हैं, कोस्टल प्लेन्स में महानदी गोदावरी और कृष्णा, साउदर्न इंडिया की बड़ी नदियां ये भी डिपोजिशन कर रही हैं। तो यहां पे भी एलुवियल सॉइल का निर्माण आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे एलुवियल सॉइल जो होता है इसके अंदर में सैंड, सिल्ट और क्ले पाया जाता है। मैंने इसकी चर्चा अभी अभी करी थी जब आप एलुवियल सॉइल का फिगर देख रहे थे। ठीक, तो इसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले की मात्रा पाई जाती है। एज के आधार पर इस मिट्टी का बंटवारा होता है। एज के आधार पर यह मिट्टी दो भागों में बंटती है। ठीक, एक होती है ओल्ड एलुवियल और दूसरी होती है बबुआ न्यू एलुवियल। इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, देखना जरा न्यू एलुवियल क्या होता है और ओल्ड एलुवियल क्या होता है। ठीक, देखो पहले न्यू एलुवियल, इसका एक दूसरा नाम है खादर। तो देखिए बाबू, जब पहाड़ी नदियों में हर साल बाढ़ आते हैं, क्या होता है, हर साल नदियों में जब बाढ़ आएगा तो वो पहाड़ी इलाकों से इरोड पार्टिकल हर साल लेके आएगी और हर साल नया लेयर ऑफ सोइल डिपॉजिट होगा। यानी कहने का यह मतलब है कि वैसे इलाके जहां हर साल बाढ़ आते हैं, हर साल उस मिट्टी के नए लेयर का डिपोजिशन होता है, तो वहां की मिट्टी को न्यू एलुवियल या खादर सोइल कहते हैं। यानी जहां डिपोजिशन हर साल हो रहा है, हर बार बाढ़ आएगा और हर बार डिपोजिशन होगा। यानी द रीजन्स वेयर द डिपोजिशन ऑफ सोइल टेक्स प्लेस एट अ रेगुलर इंटरवल और फ्रीक्वेंटली, द रीजन्स हैव न्यू एलुवियल सोइल और खादर सोइल। वहीं एट द सेम टाइम अगर आप ओल्ड एलुवियल की बात करोगे तो जहां वैसे इलाके जहां पे रुक रुक के बाढ़ आता है, मतलब एक साल आ गया, 2 साल नहीं आया, फिर चौथे साल आया, फिर छठे, सातवें, आठवें नहीं आया, 10वें साल में बाढ़ आया, तो ऐसे क्या हो रहा है, यहां पे एक पर्टिकुलर खास इंटरवल के बाद डिपोजिशन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इन इलाकों में जो मिट्टी पाई जाएगी दोस्त, उसको ओल्ड एलुवियल कहते हैं। यानी कहने का मतलब वैसा इलाका जहां पहले कभी मिट्टी का डिपोजिशन हुआ है, अभी डिपोजिशन बंद है, और नियर फ्यूचर में जब बाढ़ आएगा तो फिर से वहां डिपोजिशन होगा। तो ऐसी मिट्टी को हम लोग ओल्ड एलुवियल या बांगर सोइल कहते हैं। ओल्ड एलुवियल या बांगर सोइल कहते हैं। कोई दिक्कत? न्यू एलुवियल का नाम है खादर और ओल्ड एलुवियल का नाम है बांगर। ठीक, बांगर सोइल के अंदर में कंकड़ की मात्रा ज्यादा पाई जाती है खादर की तुलना में, और खादर मिट्टी के अंदर में, ठीक है, फर्टाइल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो एग्रीकल्चर को बहुत ही ज्यादा बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम करते हैं। ओके, ठीक है, खादर सोइल जो है वो बांगर सोइल से ज्यादा उपजाऊ होता है। ठीक, एलुवियल सोइल की बात अगर हम करें तो एज ए होल ये काफी ज्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है। इस मिट्टी के अंदर में पोटास की मात्रा खूब ज्यादा, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर, फास्फोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, लाइम यानी चूना का मात्रा ज्यादा होता है, जो कि शुगर केन, पैडी माने धान, गेहूं और दूसरे सीरियल क्रॉप्स को और पल्स क्रॉप्स को उगाने के लिए काफी बेहतरीन साबित होते हैं। यानी इस मिट्टी के अंदर का जो केमिकल ये कंटेंट्स है, ठीक, केमिकल कंटेंसी है, वो भी इस मिट्टी को और बेहतरीन बनाती है। काहे के लिए? फसलों के उत्पादन के लिए। ठीक, हाई फर्टिलिटी के कारण एलुवियल सॉइल वाले जो इलाके होते हैं बबुआ, वो इलाके डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी है सबसे ज्यादा फर्टाइल, यहां पे खेती करना है आसान और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव खेती होती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाता है, जो इलाके जहां एलुवियल सॉइल खूब ज्यादा मात्रा में मौजूद है, वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं और वो इलाका डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है। ठीक, अगला सॉइल है आपको ब्लैक सॉइल। देखिए, वैसी मिट्टी जिसका कलर ब्लैक होता है, ठीक है, उसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। इसका दूसरा नाम रेगर सॉइल भी है, मैंने अभी अभी बताया। ये मिट्टी जो है वो कॉटन उगाने के लिए काफी आइडियल है, इसीलिए इसका नाम कॉटन सॉइल भी पड़ जाता है। ठीक, आगे देखेंगे इस मिट्टी के का जो विस्तार है वो डेक्कन ट्रैप में सबसे ज्यादा है।
ठीक है, यानी जो भारत का डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है वहां पे ये मिट्टी खूब ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू वाले इलाके में, यानी यूं कहिए कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक, कर्नाटका, इन सब पार्ट में आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ गुजरात के इलाकों में भी इस मिट्टी का भंडारण देखने को मिलता है। ठीक, यहां देखिए दिया भी है, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, ठीक, छत्तीसगढ़, ठीक है, और साथ ही साथ ये मिट्टी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के तरफ भी बढ़ती हुई गोदावरी और कृष्णा वैलीज तक इस मिट्टी का भंडारण हमें देखने को मिलता है, इस मिट्टी का लोकेशन देखने को मिलता है। ठीक, ये मिट्टी जो है वो क्ले मटेरियल से बने हुए होते हैं, है ना, और मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता इनकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, साथ ही साथ सोयल न्यूट्रिएंट्स जिनकी जरूरत होती है आपको कॉटन उगाने के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर में ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटास हो गया, ठीक, और फॉस्फोरिक कंटेंट हो गए। तो ये सब केमिकल मटेरियल्स इसके अंदर में पाए जाते हैं, जिसके चलते इस मिट्टी को कॉटन उगाने के लिए काफी ज्यादा फेवर्स मिल जाते हैं और ये मिट्टी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, अब देखेंगे जब हॉट वेदर आता है, यानी जब गर्मी का मौसम आएगा, तो इस मिट्टी के अंदर में बाबू क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्यों? ये जब सूखेगा, आप देखिएगा नॉर्मल हमारे यहाँ की भी मिट्टी में, नॉर्दर्न प्लेन्स की भी मिट्टी में आप देखेंगे कि जब गर्मी का मौसम, एकदम पीक गर्मी का मौसम जब आ रहा होता है, तो उस समय जब बारिश नहीं हुई रहती अभी, तो मिट्टी के अंदर में क्रैक पड़ जाता है। ठीक, तो उसी तरह इस मिट्टी के अंदर में भी गर्मी के मौसम में क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसके चलते ये क्रैक्स जो होते हैं, जब बारिश आती है तो ये एरिनेशन ऑफ वाटर की में काफी ज्यादा मदद करते हैं, यानी उन क्रैक्स के जरिए पानी उस मिट्टी में अंदर तक चला जाता है। ठीक, ये मिट्टी बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है जब गीली होती है ना, ये मिट्टी जब ब्लैक सॉइल गीली होती है तो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है। आप उसमें अगर नंगे पांव भी चल रहे हैं तो वो आपके पांव को पकड़ेगा, पूरा उसमें का कीचड़ निकल के पैर में पकड़ लेगा, चलना मुश्किल हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। स्टिकी का मतलब जो पकड़े, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग अपने गांव वाले इलाकों में भी देखिएगा, जो अगर इस तरह के टेक्सचर वाली मिट्टी पाई जाती है तो उन्हें कभी साइकिल लेके निकल जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टिकी होना क्या होता है। एक कदम भी आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये मिट्टी जो जब गीली होती है तो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है। ठीक, आई बात समझ में। और उस परिस्थिति में अगर इसको अच्छे तरीके से टील्ड ना किया जाए, ठीक है, मतलब पहली बारिश के पहले, जस्ट पहले ही अगर इसको अच्छे तरीके से टील्ड ना किया जाए तो इस मिट्टी के अंदर में काम करना भी मुश्किल हो जाएगा, आप वहां खड़ा हो ही नहीं पाएंगे, पैर फंस जाएगा। तो इसलिए ठीक, ये मिट्टी कह सकते हैं कि गीली होने पे बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है। तो इसीलिए जनरली किया यह जाता है कि बारिश का पहला बौछार आने से पहले ही इसको प्रॉपर तरीके से जोत दिया जाता है और एकदम कंप्लीट प्रिपेयर करके रखा जाता है कि बारिश आएगा और हम उसमें फसल लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगला है बाबू रेड एंड येलो सॉइल। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। ये सॉइल जो है वो उन इलाकों में डेवलप होते हैं जहां क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं, यानी कहने का यह मतलब है कि कम बारिश वाले इलाके में, ठीक है ना, कम बारिश वाले इलाके में, ठीक है, जहां पे इग्नियस रॉक की मात्रा मौजूद होती है, उन जगहों पे रेड एंड एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। और साथ ही साथ डेक्कन प्लेट्यू वाले इलाके के ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में भी ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? रेड एंड येलो सॉइल। अगर इसकी बात करें राज्यों की तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन का साउदर्न पार्ट माने झारखंड, माने थोड़ा बहुत उड़ीसा, ठीक है, तो इन सब इलाकों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक, उसके बाद वेस्टर्न घाट के इलाके में भी इस मिट्टी का भंडारण हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। इस मिट्टी के अंदर में आयरन का डिफ्यूजन हो जाता है, जिसके चलते इसका कलर रेडिश हो जाता है। अगर कोई पूछे कि रेड सोइल का कलर रेड क्यों है, तो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन के डिफ्यूजन के चलते इसका कलर रेड हो जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी पाए जाते हैं, जिसके चलते, ठीक है, इसका कलर आपको रेडिश रहता है। और जब ये मिट्टी
जब ये मिट्टी हाइड्रेटेड फॉर्म में आती है, यानी जब इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यानी रेड सोइल के अंदर अगर पानी की मात्रा बढ़ रही है तो वैसी परिस्थिति में ये मिट्टी पीली कलर की हो जाती है, यानी ये येलो अपीयर होने लगती है। ठीक है, तो अब आज के क्लास में हम लोगों ने सोइल के 3 टाइप्स को देख लिया। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल अभी हमारा चल रहा है, जिसमें हमने आज एलुवियल पढ़ा, ठीक, हमने कॉटन सॉइल पढ़ा या फिर यूं कहिए ब्लैक सॉइल पढ़ा, और हमने रेड एंड येलो सॉइल पढ़ा। बाकी का 3 सॉइल यानी लेटेराइट सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल और अरिड सॉइल, ये और उसके बाद सोइल इरोजन वाला पोर्शन हम लोग इस चैप्टर के लास्ट वीडियो लेक्चर में यानी अगले वीडियो लेक्चर में इसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर टाइम।